हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो मेरा नाम रेनू वशिष्ठ है और मैं इस वीडियो में आपको जो है एमएससी मैथमेटिक्स का जो एंट्रेंस होता है ना 2019 का एमडीयू वाला, तो उसका कंप्लीट का सॉल्यूशन कराने वाली हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 100 तक आते हैं। जैसे कि आपको पैटर्न तो आपको पता ही होगा, आई थिंक मतलब आपको ये तो पता ही है कि जो एमडीयू का एमएससी एंट्रेंस होता है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 100 तक आते हैं 1 मार्क्स की, और यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है जी, तो चलिए आज मैं इसी क्वेश्चन को पेपर को कंप्लीट सॉल्व कराऊंगे। कैसे करेंगे, एक क्लास में हम 25 क्वेश्चन करेंगे। ऐसी 4 क्लासेस आपकी होंगी। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, आप मुझे कमेंट कीजिएगा अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो। ठीक है, अब देखिए ये है आपका क्वेश्चन पेपर, ये आपके कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, आप इनको पढ़ सकते हो। ठीक है, ऑफलाइन मोड में ये एग्जाम होते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो 1 बाय 1 देखते रहिएगा, किसी कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा। ठीक है जी, चलो जी। तो सबसे पहला क्वेश्चन कहते हैं कि इफ ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई इज इक्वल टू 0 देन द इनवर्स ऑफ ए इज व्हाट। ऑप्शन ए दे रखा, बी दे रखा, सी दे रखा, डी दे रखा। अब मुझे एक बात बताओ, देखो क्या दे रखा है, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस में आई इज इक्वल टू 0 दोनों तरफ। अब देखो, अब इनवर्स ऑफ ए बोल रहा है तो इसका मतलब ए इन्वर्टिबल है ना, दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करा दो, क्या मिलेगा, ए माइनस आई प्लस में ए इनवर्स इज इक्वल टू 0 ना, तो ए इनवर्स ए इज इक्वल टू माइनस ए प्लस आई हो जाएगा। इसी को क्या मैं आई माइनस ए लिख सकती हूँ, यस लिख सकते हैं। ओके जी, तो यहाँ से आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा और ये वाले ऑप्शंस इनकरेक्ट हो जाएंगे। बोलो जल्दी से, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब बात करते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन की। ठीक है, सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या कहते हैं, कहते ये हैं कि इफ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए देन ए एंड बी आर व्हाट। अब देखो आपसे बोला क्या गया, आपसे ये बोला है कि ए और बी दो इन्वर्टिबल मैट्रिसेस हैं। ठीक है, देखो समझो क्वेश्चन को ध्यान से, आपको ये बोला गया है कि ए और बी दो इन्वर्टिबल मैट्रिसेस हैं। तो मैंने क्या किया, अब आपसे तो ये भी बोल रहा है ए बी इज इक्वल टू बी ए। अब इन्वर्टिबल है तो इसका मतलब है ए इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है और बी इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। क्या मैं दोनों तरफ बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करा सकती हूँ, ऐसे इस तरीके से। हाँ जी बिल्कुल करा सकते हो। ये देखो, तो बी इनवर्स तो हट गया, आइडेंटिटी हो गया, क्या बच गया, ए इज इक्वल टू बी ए बी इनवर्स। अच्छा मुझे एक बात बताओ, दो मैट्रिक्स को सिमिलर मैट्रिक्स कब बोलते हैं, ए इज सिमिलर टू बी कब, जब ए इज इक्वल टू पी बी पी इनवर्स। ऐसा कुछ होता है जहां पे पी एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होती है, एक नॉन जीरो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होती है ना, तभी हम बोलते हैं। लेकिन अब यहाँ पर तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा, यहाँ पर तो ए इज सिमिलर टू ए आ रहा है, और ये तो हमें पता ही है कि ए खुद के तो सिमिलर होता ही है। ठीक है, तो यहाँ से जो ऑप्शन ए दे रखा है ना सिमिलर, वो ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। अब बात करते हैं डिसिमिलर। अब मुझे एक बात बताओ, ये ऑप्शन करेक्ट क्यों नहीं होगा। अब इसका एक काउंटर देना चाहूंगी मैं आपको। अब क्या काउंटर दोगे मैम आप, देखो जी मैंने लिया ए इज इक्वल टू 2002। ठीक है, ले लिया, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। अब बी मैट्रिक्स क्या ले ली मैंने, बी मैट्रिक्स को ले लिया मैंने 1302। अब देख रहे हो ये एक इन्वर्टिबल मैट्रिसेस है, देयर इज नो डाउट। बी भी एक इन्वर्टिबल मैट्रिसेस है, पता चल रहा है डायरेक्ट। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए और बी दो इन्वर्टिबल मैट्रिसेस हैं सेम ऑर्डर की, तो सेम ऑर्डर की ली है 2 क्रॉस 2 की। अब दोनों इन्वर्टिबल है। अब देखो ए बी इज इक्वल टू बी ए है, सीधी सी बात है, जब ये स्केलर मैट्रिक्स है तो ये इसके साथ कम्यूट करेगी। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, 2002 एंड 1302 निकाल दो जल्दी से। क्या होगा, देखो 2 आएगा, फिर उसके बाद 6 आएगा, फिर यहाँ से 0 आएगा और यहाँ से 4 आएगा। अब इधर से मल्टीप्लाई करा दो 1302 2002। ठीक है, अब फिर क्या आएगा, ये तो फिर से 2 आ गया मैम। अब ये क्या आएगा, ये 6 आएगा। ये मल्टीप्लाई कराओगे, मल्टीप्लाई तो करानी आती है ना आपको, 0 और ये फिर 4। देख रहे हो दोनों मैट्रिक्स सेम है, लेकिन इसकी तो आइगन वैल्यूज 2 है और इसकी आइगन वैल्यूज क्या है, अरे मैम इसकी तो आइगन वैल्यूज 1 और 2 हैं। अब दोनों के डिफरेंट आइगन वैल्यू हैं तो दे आर नॉट सिमिलर ना, तो इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन कहता है कि डिसिमिलर है, लेकिन कोई जरूरी तो नहीं है ना। क्या करूं मैं, दोनों मैट्रिक्स को सेम मैट्रिक्स ले लूं। अगर दोनों मैट्रिक्स को सेम मैट्रिक्स ले लेते हैं, देखो आप ध्यान से,
क्वेश्चन कहाँ गया हमारा, ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन कहते हैं कि ए और बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए। क्लियर है ना, देखो दिख रहा है ना आप सबको, ए एंड बी। तो सिमिलर मैट्रिक्स होंगी, गलत हो जाएगा, डिसिमिलर होंगी, रॉन्ग हो जाएगा। कहते हैं हैव डिफरेंट आइगन वैल्यू, तो कोई जरूरी नहीं है ना करेक्ट ऑप्शन हमें लगाना है। आप देखो बोल रहे कि डिफरेंट आइगन वैल्यूज होंगी, लेकिन वही बात है, अगर मैंने दोनों मैट्रिक्स को सेम मैट्रिक्स ले लिया तो इन्होंने ये थोड़ी ना बोला है कि दे आर डिफरेंट मैट्रिक्स। एम आई राइट और रॉन्ग? ठीक है, तो दे हैव डिफरेंट वैल्यू, ये भी जरूरी नहीं है ट्रू हो, मे और मे नॉट भी हो सकता है। सिमिलर है, मे और मे नॉट भी, डिसिमिलर, मे और मे नॉट भी, सिमिलरली ऑप्शन सी। तो एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, दैट इज ऑप्शन डी। आपकी इसकी आंसर की दी होगी इसी ये जो क्वेश्चन पेपर है जो मैं अभी सोल्व करा रही हूँ आपको, इसी की आंसर की इस क्वेश्चन पेपर के लास्ट में मिलेगी, और उसमें इस क्वेश्चन में मिस्टेक दे रखी है, तो इसको करेक्ट कर लेना। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा नन ऑफ दिस। ठीक है जी, बता दो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया, ओके जी। अब बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 3 की, जो कि कहते हैं द नेचर ऑफ द क्वाड्रेटिक फॉर्म 2xy प्लस 2yz प्लस में 2zx। अब इसका कैसे नेचर निकाल लेंगे, देखो अब आपको ये पता होगा कि क्वाड्रेटिक फॉर्म कैसी होती है, यहाँ पे कर देते हैं। देखो यू नो एक्स वाई जेड हमारा ये होता है, ठीक है जी, और एक्स वाई जेड ऐसे होता है। एक्स स्क्वेयर का कॉफिशिएंट यहाँ आता है, वाई स्क्वेयर का यहाँ आता है, जेड स्क्वेयर का यहाँ आता है। ये मुझे दे रखा है 0 0 0, एक्स वाई 2xy दे रखा है, तो 1 1 ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 1 1 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 1 1 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? अब क्या करना है, अब देखो इसका सम 2 है, इसका भी सम 2, इसका भी सम 2, और अगर किसी भी मैट्रिक्स की सभी रो का सम 2 आता है या कोई भी और अदर सेम आता है, तो वो जो लैम्डा होगी वो क्या हो जाएगी, उसकी आइगन वैल्यू। तो 2 इसकी क्या है, एक आइगन वैल्यू है। बाकी की 2 आइगन वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, लेट कर लो कि इसकी जो 2 आइगन वैल्यूज है ना, बाकी की जो 2 आइगन वैल्यूज हैं वो देखो कैसे करेंगे। लेट किया कि इसकी 2 आइगन वैल्यूज x और y हैं, ठीक है जी, x और y हैं। x प्लस वाई प्लस 2 ट्रेस के बराबर होगा जो कि 0 होगी, और इनकी प्रोडक्ट 2xy इज इक्वल टू क्या होगा, इसका डेटर्मिनेंट जब आप निकालोगे ना तो निकाल लो, देखो कितना आएगा। आपको क्या दे रखा है, 0 1 1 दे रखा है, उसके बाद आपको दे रखा है 1 0 1 दे रखा है, और 1 1 0 दे रखा है। डेटर्मिनेंट निकालने की प्रॉपर्टी होती है 1 0 0 1, यानी कि इसको यहाँ पर लिख लो, इसके 2 मेंबर्स को, और इसके 2 मेंबर्स को यहाँ पर लिख लो, यहाँ पर, ठीक है जी। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इनकी मल्टीप्लाई कराओ 1, फिर ये आएगा 0, फिर ये आएगा 1, तो 1 + 1 हो गया माइनस में। अब ये हो गया 0, ये भी 0 और ये भी 0, ठीक है, सारा का सारा 0 हो गया, तो डेटर्मिनेंट कितना आ गया, 2। ओके, अब 2 यहाँ पे पुट कर दिया, तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब यहाँ से देखो y की वैल्यू कितनी है, -2 -x है। अब जैसे ही मैं यहाँ पर पुट करूँगी x इंटू में क्या बोला है, -2 -x इज इक्वल टू 1 है, मल्टीप्लाई करा दो, -2x -x स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ से क्या आएगा, ये क्या है, ये तो x + 1 का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 है, और ये वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू -1 -1। तो क्या आइगन वैल्यूज आ गई आपकी, बताओ जल्दी से। ये वाला क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 3, ये वाला क्वेश्चन था, इसकी आइगन वैल्यूज आ गई 2 -1 -1। तो ये तो पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, तो ना तो ये डेफिनेट है, ना ये पॉजिटिव डेफिनेट है, और ना ही ये नेगेटिव डेफिनेट है, तो ये इनडेफिनेट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसकी सारी की सारी आइगन वैल्यूज ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है, बल्कि क्या है, कुछ पॉजिटिव है और कुछ क्या है, नेगेटिव है। ये जल्दी से बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अगर आप इसी तरीके से क्वेश्चन, आप देखो पहले का ऑप्शन डी हो गया, सेकंड का ऑप्शन ये मैंने बोला था मिस्टेक है, थर्ड वाले का ऑप्शन भी ए करेक्ट हो गया। बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, ठीक है जी। चलो फोर्थ क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्या कहते हैं, कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द फॉलोइंग इक्वेशन हैव नॉन जीरो सॉल्यूशन। आपसे ये पूछा गया है कि के की कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का नॉन जीरो सॉल्यूशन होगा। कैसे करेंगे इसको, अरे मैम इसको तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। देखो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस के, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे हम, सबसे पहले 2 3 देन 3 देन 1 माइनस के देन उसके बाद 2, ठीक है, उसके बाद 2 होगा 3 होगा देन 1 माइनस में के होगा। अब एक मेथड तो क्या है आपके पास, एक मेथड ये आप इसका, अब मुझे एक बात बताओ, अगर इस के को इधर ले आओगे तो ये एक होमोजीनियस सिस्टम बन जाएगा,
होमोजीनियस सिस्टम का नॉन जीरो सॉल्यूशन कब होता है? जब उसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। मतलब ये कि अगर ये आपकी ए मैट्रिक्स है तो इस ए मैट्रिक्स का डेटर्मिनेंट क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो एक काम करो, इसी मैट्रिक्स का डेटर्मिनेंट निकाल लो। डेटर्मिनेंट निकालोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? यू विल गेट द इक्वेशन। अभी मैं सॉल्व नहीं करके दिखा रही क्योंकि बहुत लेंथी हो जाएगा। तो डेटर्मिनेंट तो आप निकाल ही सकते हो, शॉर्ट ट्रिक से निकाल लेना, ज़्यादा बड़ा मेथड मत करना, ठीक है। कैसे करोगे? देखो, ये जो 3 है और ये 1 माइनस के है, इसको यहाँ लिखना, दिस इज 3, दिस इज 1 माइनस के। अब 1 माइनस के और जो 2 है इसको यहाँ पे लिखना 1 माइनस के और 2। अब देखो, इसकी मल्टीप्लीकेशन देन इसकी मल्टीप्लीकेशन देन इसकी मल्टीप्लीकेशन, माइनस में इसकी मल्टीप्लीकेशन, ये 3 और 2, ऐसी ये वाली लाइन आएगी, ठीक है जी। उसके बाद क्या आएगी? 1 माइनस के 3 की और फिर इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? वो इक्वेशन मैं लिख दे रही हूँ, नोट डाउन की कर लीजिए। ये आएगी आपकी के क्यूब माइनस में 3k स्क्वेयर माइनस में 15k माइनस में 18। अब जब इसमें आप सेटिस्फाई कराओगे ना तो ये जो 6 आएगा ना, ये इसका रूट आ जाएगा। अब जब 6 इसका रूट है तो 6 पुट करेंगे तो डेटर्मिनेंट 0 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा तो इस वाली सिस्टम का नॉन जीरो सॉल्यूशन हो जाएगा। तो बाकी के ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे और ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बता दो कोई जल्दी से, कोई प्रॉब्लम हो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कैसे करेंगे? तो देखो, अगर अल्फा बीटा गामा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन, रूट ऑफ द इक्वेशन दे रखे हैं x क्यूब प्लस में 3x माइनस में 3, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इनवर्स बीटा इनवर्स प्लस गामा इनवर्स क्या होगी? दिया क्या है? सबसे पहले ये समझो, ये वाले इक्वेशंस दे रखी है आपको, एक्स क्यूब प्लस में 3x माइनस में 3 इज इक्वल टू 0। तो आपको इसकी 3 रूट होते हैं, अल्फा बीटा और गामा। अगर आपको पता हो तो सम ऑफ द रूट हमें पता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है, जो कि हमारी जनरल फॉर्म होती है। एक्स स्क्वेयर का कॉफिशिएंट 0 है, और अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, इसका क्या होता है बताओ जल्दी से? सी बाई में ए। अब सी की वैल्यू 3 है तो ये क्या होगा? 3 होगा। उसके बाद जो अल्फा बीटा गामा, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, दैट विल बी इक्वल टू द 3 डिवाइड बाई 1, क्योंकि माइनस ऑफ माइनस लगता है ना, जैसे माइनस बी बाई ए देन सी बाई ए देन माइनस डी बाई ए, तो ये भी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है अल्फा इनवर्स, बीटा इनवर्स और गामा इनवर्स। अब एक काम करो, अब वो क्या करें मैम, कैसे करें वो देखो, इसको 1 बाई अल्फा लिखो, इसको 1 बाई बीटा लिखो, इसको 1 बाई गामा लिखो। अल्फा बीटा गामा इनका एलसीएम ले लो, देन यहाँ पे आ जाएगा आपका बीटा गामा, यहाँ पे आ जाएगा अल्फा गामा और यहाँ पे आ जाएगा अल्फा बीटा, ठीक है। साउंड में कोई प्रॉब्लम हो रही हो, स्पीड ज़्यादा तेज लग रही हो, देन लेट मी नो, ओके। अब देखो, बीटा गामा, गामा अल्फा और अल्फा बीटा, अभी इसी की वैल्यू मैंने आपको यहाँ पे बताई थी, कितनी आई थी? 3 आई थी, बिल्कुल आई थी। और अल्फा बीटा गामा की भी वैल्यू कितनी आई थी? 3 आई थी। तो 3 डिवाइड बाई में 3 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो आंसर तो 1 आएगा, लेकिन इन्होंने ऑप्शन में, किसी भी ऑप्शन में 1 नहीं दे रखा, तो इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, इसका करेक्ट आंसर आएगा 1, ठीक है जी। तो ऐसे क्वेश्चन जिनमें आपको प्रॉब्लम लगे कि हाँ इस क्वेश्चन में तो मिस्टेक है, तो आप उस क्वेश्चन को लेफ्ट कर दीजिए, ठीक है। और वैसे ये नेगेटिव मार्किंग है तो आप मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप कोई भी टिक करके आ सकते हैं, ठीक है। तो मेरा सजेशन यही है, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना मत, थोड़ा सा ये सोच लेना कि अगर ये है तो ये हो सकता है, ओके, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी? हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एसिम्टोट्स की। ये आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब मुझे एक बात बताओ, आपसे ये पूछा गया है कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एसिम्टोट्स किसके होंगे? y इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई एक्स माइनस 2। कैसे निकालते हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एसिम्टोट्स? अरे मैम ये हमें आता है निकालना, कैसे? y इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई एक्स माइनस 2, मैंने किया x माइनस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स। अब जो y का कोफिशिएंट होगा ना मैम, उसको 0 के इक्वल पुट कर दो, तो x माइनस 2 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आया? 2। अब देखो, ये x एक्सिस होती है, ये y एक्सिस होती है, ठीक है। ये x इज इक्वल टू 1 है, ये x इज इक्वल टू 2 है, तो x इज इक्वल टू 2 ऐसे प्लॉटिंग होगी ना। अब अगर ऐसे प्लॉटिंग होगी तो ये क्या है? दैट इज वर्टिकल एसिम्टोट्स। तो y का जो कोफिशिएंट होगा उसको अगर आप 0 के इक्वल पुट करें तो वो देगा आपका वर्टिकल एसिम्टोट्स। और अगर आपको हॉरिजॉन्टल निकालना है तो क्या करोगे? तो आपको x के कोफिशिएंट को फाइंड आउट करना पड़ेगा और उस कोफिशिएंट को 0 के इक्वल पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो, करो कोफिशिएंट फाइंड आउट करो, यहीं पे कर देते हैं, ठीक है। यहीं पे कर देंगे, y इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई एक्स माइनस 2 है, x माइनस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स करेंगे,
इज दैट पॉइंट क्लियर और नॉट? अब क्या होगा, एक्स वाई माइनस में 2y इज इक्वल टू एक्स होगा। एक्स एक्स वालों को एक तरफ ले लो तो एक्स इसको उधर ले गई तो क्या हो गया, माइनस वाई प्लस में 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, -2y आ गया। आप देख सकते हो कि x का कॉफिशिएंट तो -y प्लस 1 है, इसी को 0 के इक्वल पुट कर देंगे और y इज इक्वल टू 1 मिलेगा। तो x इज इक्वल टू 2 हो गया और y इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। आप देख लो कि कौन से वाला ऑप्शन करेक्ट है, x इज इक्वल टू 2 है और y इज इक्वल टू 1 है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है और बाकी के ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स कैसे निकालते हैं। वर्टिकल निकालेंगे कि जो y का कॉफिशिएंट होगा उसको 0 के इक्वल पुट कर दो तो वर्टिकल निकल के आ जाएगा। एंड हॉरिजॉन्टल निकालने के लिए आपको x की कॉफिशिएंट को 0 के इक्वल पुट करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने अच्छे से ग्रेजुएशन पढ़ रखी है और अच्छे से क्वेश्चन कर रखे हैं तो आप बड़े ही आसानी से कर सकते हो। बट प्रॉब्लम क्या होती है कि 18 बुक्स होती हैं हमारी टोटल ग्रेजुएशन के अंदर। ठीक है, 18 बुक्स आपको पता ही होगा, अगर आप बीएससी पास कोर्स से कर रहे हो तो आपकी 18 बुक्स है। क्यों? क्योंकि आपकी एक सेमेस्टर में 3 बुक्स लगती हैं। तो अगर आपने वो 18 बुक्स भी अच्छी तरीके से कर रखी है ना तो भी आप इजीली क्रैक कर सकते हो। लेकिन आपको इन सब का बेसिक्स बहुत अच्छे से आना चाहिए, ना केवल एक दो का बल्कि सभी का। ठीक है जी, तो चलो अब बात करते हैं किसकी, 7th क्वेश्चन की करते हैं। अरे मैम ये क्या कह रखा है, इसमें देखो ध्यान से। इसमें आपसे पूछा गया द रेडियस ऑफ द कर्वेचर एट द ओरिजिन फॉर द कर्व एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3axy। और कहाँ पे पूछा गया, ओरिजिन के ऊपर पूछा गया। ठीक है, तो क्वेश्चन का पता चल गया, क्वेश्चन पढ़ लिया आपने सभी ने। तो देखो दिया क्या है, एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब इज इक्वल टू 3axy। मुझे बताओ सबसे पहले, अगर ओरिजिन के ऊपर आपके पास दो फॉर्मूले होते हैं, क्या आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, एक तो एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाई 2y करके और एक वाई स्क्वेयर डिवाइड बाई 2x करके। अगर x एक्सिस इज द टेंजेंट एट द ओरिजिन, अब नोट डाउन कर लो इन रिजल्ट को कि अगर x एक्सिस इज टेंजेंट एट द ओरिजिन तो आपका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी ना वो ये हो जाएगी एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाई में 2y एज लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 0। और ये क्या हो जाएगा कि अगर आपका y एक्सिस इज एट द ओरिजिन इज टेंजेंट एट द ओरिजिन देन वाई स्क्वेयर डिवाइड बाई 2x क्या हो जाएगी, आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगी। अब ये टेंजेंट कैसे निकालते हैं, अब ये भी समझ लो। सपोज करो कि एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस में 2x इज इक्वल टू 0। अब इसकी जो लोवेस्ट डिग्री टर्म होती है ना उसको 0 के इक्वल पुट कर दो। अब x इज इक्वल टू 0 है ना, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है मैम वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस इज टेंजेंट है ना, तो वाई स्क्वेयर डिवाइड बाई में 2x क्या देगी, आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर देगी। अब इस क्वेश्चन की कैसे निकाल लेंगे मैम फिर हम, अब देखो इस क्वेश्चन की कैसे निकाल लेंगे। आपको क्या दे रखा है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3axy निकालनी है। ठीक है, एक काम करो, एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब इज इक्वल टू 3axy ऐसे दे रखी है। ठीक है जी, तो हमें क्या चाहिए, अब हमें तो नहीं पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या। अब लोवेस्ट डिग्री टर्म देख लो, ये है लोवेस्ट डिग्री टर्म, यानी कि एक्स वाई इज इक्वल टू 0। मतलब ये आइदर x इज इक्वल टू 0 होगा और y इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। मतलब या तो x एक्सिस इसकी क्या हो सकती है, टेंजेंट हो सकती है, या तो y एक्सिस हो सकती है। ये y एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है और ये x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो दोनों ही हो सकती हैं, लेकिन उनमें से कंसीडर एक को करेंगे क्योंकि दोनों साइमल्टेनियसली नहीं हो सकते। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे। ये देखो हमने क्या लिया कि एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब इज इक्वल टू ले लिया 3axy। ठीक है जी, मुझे क्या बनाना है, मुझे बनाना है एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाई, एक काम करो यहाँ पे 1 बना लो सबसे पहले, वाई क्यूब डिवाइड बाई में एक्स क्यूब इज इक्वल टू 3axy डिवाइड बाई में वाई क्यूब। ठीक है, अब मुझे तो बनाना है क्या कि एक्स स्क्वेयर बाई 2y बन जाए या फिर वाई स्क्वेयर बाई 2x। एक काम करो, एक्स स्क्वेयर बाई वाई से मल्टीप्लाई कर लो, एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाई में वाई से मल्टीप्लाई कर लो, दोनों तरफ कर लिया आपने। किससे किया, एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाई में वाई इंटू में वाई क्यूब, कट पिट कर दो। ये देखो ये तो एक्स स्क्वेयर बाई में वाई हो जाएगा प्लस में, अभी वाई से वाई एक कैंसिल आउट हो रहा है ना तो वाई स्क्वेयर बच रहा है, यहाँ से क्या बच रहा है, वाई स्क्वेयर बाई में एक्स इज इक्वल टू 3a। अभी देखो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम की है क्या, डिवाइड यहाँ पे एक्स क्यूब आएगा है ना,
एक्स क्यूब आएगा ना। अब एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट रहा है, वाई से वाई कट रहा है, क्या बच रहा है 3a। अब ये क्या, अरे मैम आपने तो बताया था कि ये भी रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये भी, लेकिन कंसीडर एक को करेंगे। अगर इसको कंसीडर कर लिया रो तो ये क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। पॉइंट क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताओ जल्दी से। अब अगर ये 0 हो रही है तो फिर हम ये देखेंगे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर तो हमारी 3a आ रही है। अब देखते हैं कि क्या आंसर दे रखा है क्या नहीं दे रखा। कहाँ गया आपका क्वेश्चन, ये रहा। आई थिंक ये होगी 3a/2। सुनो ध्यान से, यहाँ पे ये देखो 3a नहीं दे रखा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम क्या रह गई, मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, x²/2y y²/2x। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर भी 2 आएगा, तभी तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बनेगी। यहाँ पर भी 2 आएगा, यहाँ पर भी 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2। अब ये तो 0 ही हो रहा है क्योंकि इन दोनों में से एक को कंसिडर करेंगे, आइदर इसको कर लो और इसको कर लो, ठीक है जी। ये क्या कन्वर्ट हो जाएगी रो के अंदर और ये क्या हो जाएगा 3a/2। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो बता देना। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर वाले कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से करके जाना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन 100% बनता ही बनता है, देयर इज नो डाउट, ठीक है। कुछ गिने चुने टॉपिक्स होते हैं जिसके अंदर से हम क्वेश्चन इजिली देखने को मिलते हैं। बात करते हैं किसकी, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की। तो बात करते हैं कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता क्या है। तो जैसे कि आप सबको पता ही है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालने के लिए देयर आर सम पॉइंट्स। फॉर एग्जाम्पल, अब आपको एक ये कर्वेचर दे रखी है y² = x × x+1। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट होता है जहाँ पे डबल डेरिवेटिव ऑफ y 0 होता है। तो चलिए निकालते हैं। क्वेश्चन देख लिया अच्छे से देख लिया क्या क्वेश्चन, ठीक है। चलो यहीं पे कर दे क्या, y²। अब एक काम करो कि स्क्वेयर को हटा लो, तो ये आ जाएगा √x × में x+1 हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे dy/dx = क्या मिल रहा है देखने को। अब देखो √x होगा, इसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, प्लस में 1 में 2 √x होगा, इनटू में x प्लस में 1 एज इट इज हो जाएगा। दोबारा से डेरिवेटिव कर दो d2y में dx² = √x × 1 है ना, एक बार और हो जाएगा 1 में 2 √x, 1 में 2 √x इनटू में 1 प्लस में 1/2 तो एज इट इज रहेगा, x -1/2 है ना, तो -1/2 आगे आ जाएगा, और -1/2 -1 यानी कि -3/2 हो जाएगा, और x प्लस में 1 एज इट इज रहेगा। एक काम करेंगे एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेने के बाद क्या मिलेगा आपको, यहाँ से नीचे हो जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ x³ 3/2 एंड ऊपर हो जाएगा आपका 4x - x माइनस में 1 = 0। अब ये तो 0 को गया, तो अब देखो ये क्या आ गया, ये तो 3x - 1 = 0, और यहाँ से x = 1/3। अब x की तो वैल्यू 1/3 आ गई। अब y की कैसे निकाल लेंगे, एक काम कर दो, y की वैल्यू 1 में √3 और 1 में 3 प्लस में 1 कर दो, क्या आ जाएगा 4 में 3 √3 आ जाएगा। अब ये तो पॉइंट मिल गई मुझे 1/3 और 4/3 √3, बता दो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, और बाकी के ऑप्शन क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे। क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट अच्छे से। चलो अब बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहते हैं देख लेते हैं। ये बोल रहा है कि हमें निकालना द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x² = 4y एंड द स्ट्रेट लाइन x = 4y - 2, ठीक है। तो इसके द्वारा बाउंड किया हुआ एरिया मुझे फाइंड आउट करना है। तो दोनों इक्वेशंस लिख लूँ ना, दोनों इक्वेशंस क्या होंगी, x² = 4y एंड द सेकेंड वन लाइन क्या कहती है आपकी, दैट इज इक्वल टू x = 4y - 2। सबसे पहली बात है क्या इसको हम प्लॉट करेंगे या नहीं करेंगे, कर लो तभी तो आपको लिमिट का पता चलेगा। ये देखो ये x² = 4 है, y है, x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू निकाल लोगे तो 1/2 आएगी, ठीक है। तो ऐसे करके जब इस लाइन को स्ट्रेट करोगे तो 2 पॉइंट पे कट कर रही है। रीजन कैसे लेते हैं बताओ, वर्टिकल लाइन ऐसे करते हैं, यहाँ पे कट कर रहे हैं, यहाँ पे कट कर रहे हैं, तो जो y की लिमिट होगी वो कहाँ से कहाँ तक होगी, देखो कहाँ पे कट कर रहा है, x² = 4y से लेकर के ये वाले, तो y कर्व निकाल दो कि तो क्या मिलेगा x² / 4 और ऊपर लेके जाओगे तो x + 2 / 4। अब एक काम करो, ये पॉइंट भी तो चाहिए मुझे। अब ये जहाँ से जहाँ तक कट कर रहा है वो मेरी क्या होगी, x की लिमिट होगी ना, ये वाली मेरी x की लिमिट होगी। तो कैसे निकाल लेंगे, बहुत ही आसान है। y की वैल्यू क्या है, x² / में 4 है, यहाँ पे पुट करोगे तो आपको x की क्या मिलेंगे, पॉइंट मिलेंगे जो कि होगा -1 और
2, तो इसका मतलब है कि ये जो लिमिट है आपकी -1 से लेकर के 2 तक जा रही है, तो -1 से लेकर के 2 और एरिया निकालना है तो dy इंटू में dx। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ से मिल जाएगा 9/8। जब आप इसी को सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 9/8। देखो जी, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया फिर आपका, क्लियर हुआ। तो अगर ऐसे छोटे छोटे से क्वेश्चन आते हैं लेकिन कैलकुलेशन में टाइम लगते हैं, तो और टाइम आपके पास है ना, ये तो बता ही दिया 100 क्वेश्चंस होते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती कोई भी, और आपका जो टाइम होता है वो 1 आवर 15 मिनट का टाइम आपके पास होता है, ठीक है। तो जितना फास्ट आपको हो सकता है, मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि आप कैलकुलेटिव क्वेश्चंस को ट्राई करिए, बाद में कीजिए। उससे पहले जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है ना, जो डायरेक्ट आपको देखते ही बन रहे हैं, उन क्वेश्चंस को ट्राई करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ओके, ठीक है। तो कहाँ पे आए हुए थे? यहाँ तक हो गया था। द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y एंड द स्ट्रेट लाइन 9/8 हो गया था। अब बात किसकी कर लेते हैं? द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय द रिवॉल्यूशन r इज इक्वल टू 2a cos थीटा। एक काम कर देते हैं, इनको रिमूव कर देते हैं यहाँ से, सो दैट स्पेस हो जाए, ठीक है। अगर आपको वीडियोस पसंद आएगी तो आप लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लेना, ओके जी, ठीक है। चलो, कहाँ पर आए हुए थे अब हम? द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय द रिवॉल्यूशन r इज इक्वल टू 2a cos थीटा, ठीक है। अबाउट द इनिशियल लाइन, इनिशियल लाइन क्या होती है? थीटा इज इक्वल टू 0। अब मुझे एक बात बताओ, आपको उसके लिए ना वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि क्या होता है? इंटीग्रेशन होता है अल्फा से लेकर के बीटा 2/3 पाई r क्यूब इंटू में साइन थीटा इंटू में डी थीटा, ठीक है। अब ये अल्फा बीटा की लिमिट कैसे निकाल लेंगे? और अब ये आर की वैल्यू तो दे ही रखी, आर इज इक्वल टू 2a cos थीटा, तो ये कैसे करेंगे? ठीक है, बता देती हूँ। देखिए, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। आप क्या करोगे? देखो, 2/3 है, पाई है, इसको बाहर ले लिया, आर क्यूब है तो 8a क्यूब इंटू में कोस क्यूब थीटा इंटू में साइन थीटा इंटू में डी थीटा, ठीक है। अब इसको भी हम बाहर निकाल लेंगे, जो कि हो जाएगा 16/3 इंटू में पाई a क्यूब। अब इंटीग्रेशन बच जाएगा कोस क्यूब थीटा साइन थीटा इंटू में डी थीटा। अब एक तो काम है आपको इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना, लेकिन उससे पहले वाला काम है इन लिमिट्स को निकालना कि अल्फा की वैल्यू क्या होगी, बीटा की वैल्यू क्या होगी। वो कैसे निकालेंगे? इनिशियल लाइन दे रखी है ना आपको, इनिशियल लाइन दे रखी है थीटा इज इक्वल टू 0, तो ये जो अल्फा की वैल्यू है ना, ये हो गई आपकी अल्फा इज इक्वल टू 0, ये तो हो गई आपकी इनिशियल। अब बात करते हैं कि कोस थीटा इज इक्वल टू 0 पुट कर दो, आर को 0 पुट करोगे तो कोस थीटा 0, और थीटा की पहली वैल्यू आती है π/2, तो इसका मतलब है कि ये जो बीटा है इसकी वैल्यू हो जाएगी π/2। अब ये पता है आपको क्या होता है? ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन होता है। अगर आप फॉर्मूला चाहते हो तो मैं फॉर्मूला भी आपको बता ही देती हूँ, जो कि कैसे होता है। वो कुछ ऐसे होता है कि अगर कुछ इस तरीके से दे रखा हो ना कि साइन पी थीटा इंटू में कोस क्यू थीटा इंटू में डी थीटा, कहाँ से लेके कहाँ तक? 0 से लेके π/2, तो उसकी जो वैल्यू होती है ना, वो होती है गामा p प्लस 1/2 गामा क्यू प्लस 1/2 डिवाइड बाई में ट्वाइस ऑफ p प्लस 1/2 प्लस में क्यू प्लस में 1 डिवाइड बाई में 2। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। करें सॉल्व? देखो 3 और 1 दे रखा है, 3 और 1 दे रखा है, तो कैसे करेंगे? 3 प्लस में 1 डिवाइड बाई में 2, 1 प्लस में 1 डिवाइड बाई में 2। अब यहाँ पे ट्वाइस आ जाएगा, 3 प्लस 1 डिवाइड बाई में 2 प्लस में 1 प्लस में 1 डिवाइड बाई में 2। इसको देखते हैं क्या आएगा। 3 प्लस 1/2 4/2 जो कि 2 आएगा, 2 का गामा 1 होता है, और ये 2/2 जो कि 1 आएगा, तो 1 इंटू 1 डिवाइड बाई में देखो 3 प्लस 1 4 5 6 6/2 3 3 का गामा क्या होता है? 2 फैक्टोरियल, 2 इंटू में 2, तो कितना आ गया? 1/4 आ गया। तो इसकी वैल्यू हो गई कितनी? हो गई 1/4। अभी इसको हटा दो, इस इंटीग्रेशन को। अब हटाने के बाद आपको क्या मिलेगा? अब देखो 4 से ये कैंसिल आउट हो रहे हैं ना, तो 4/3 पाई ये क्यूब आंसर मिल रहा है ना, तो इसका मतलब है ये देखो आपका बी ऑप्शन है, बाकी के ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे। बताओ पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब ये जो जो क्वेश्चन मैं करा रही हूँ ना, अब इनसे रिलेटेड आप कॉन्सेप्ट देख करके चले जाना एग्जाम के अंदर, सो दैट आपका एग्जाम बहुत अच्छे से हो जाए, ठीक है। अब ये वीडियो कितनी ही लंबी क्यों ना हो, लेकिन इस क्लास में जैसे कि मैंने बोला था कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 25 तक करेंगे ही करेंगे, ओके जी। चलो बात करते हैं किसकी? 462 की। तो अब ये 462
का यूलर फंक्शन निकालना है एक तरीके से आपको। तो यूलर फंक्शन को कैसे निकालते हैं, बहुत ईजी है। 2 3 1 हो जाएगा। अब ये 3 से हो रहा है क्या, 77 पे हो रहा है, 11 पे हो रहा है। अब देखो ये क्या आ गए, इसके फैक्टर आ गए ना, 2 3 7 11। इनका फाई निकालना है तो अलग अलग निकाल दो। फाई ऑफ 2 अलग निकाल दो, फाई ऑफ 3 अलग निकाल दो, ठीक है। फाई ऑफ 7 अलग निकाल दो और फाई ऑफ 11 अलग निकाल दो। ये क्या आ जाएगा 10, ये क्या आ जाएगा 6, ये क्या आ जाएगा 2, ये क्या आ जाएगा 1, ये कितना आ जाएगा 120, 120 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये क्या निकालना है आपको, देखो ध्यान से पढ़ो क्या बोल रहे हैं। आपका क्वेश्चन कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ डी ऑफ पी स्क्वेयर क्यू क्यूब। अब ये डी का मतलब डिवीजर होता है, ये देखो इसका मतलब है डिवीजर है। और ये जो पी और क्यू क्या दे रखे हैं आपके, प्राइम्स दे रखे हैं, ठीक है। तो प्राइम दे रखे हैं तो कैसे निकालते हैं कि जो भी पावर होती है ना उसके अंदर +1 कर देते हैं। फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने ग्रेजुएशन के अंदर। तो 3 इंटू में 4 जो कि कितना हो जाएगा 12। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट आपकी क्या कहती है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहते हैं कि एक स्टेटमेंट है कि अगर p एक प्राइम नंबर है देन p-1 का फैक्टोरियल प्लस में 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod p। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दी गई थी, ये विल्सन थ्योरम ने दी थी, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम ने दी थी, या फर्मेट थ्योरम ने दी थी, या किसी ने नहीं दी। तो ये जो थ्योरम है ना डायरेक्ट रिजल्ट है जो कि आपकी विल्सन ने दी थी, ठीक है। विल्सन थ्योरम का रिजल्ट है। सिमिलरली चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का भी अपना एक रिजल्ट है जो कि समथिंग कुछ इस तरीके से करके कि अगर x इज कॉन्ग्रुएंट टू a mod b है, सिमिलरली x की पावर समथिंग, तो वो इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो आप अब आपको काम क्या करना है, आपको ये तो पता चल गया कि ये स्टेटमेंट विल्सन थ्योरम है। अब इससे रिलेटेड आपने देखना है, आपने बुक ओपन करनी है और आपको देखना है कि फर्मेट थ्योरम का रिजल्ट क्या कहते हैं और चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का रिजल्ट क्या कहते हैं। क्योंकि अगर 2019 में अगर विल्सन थ्योरम दे रखी है तो इट मे बी पॉसिबल कि इस बार आपकी फर्मेट आ जाए या फिर चाइनीज आ जाए। तो इस तरीके से क्वेश्चंस की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। अब ये कैसे करेंगे बता दो जल्दी से। अब देखो ये क्वेश्चन दे रखा है कि आपको वैल्यू बतानी है कोस हाइपरबोलिक x प्लस आयोटा वाई। सिंस आपको एक बात का पता है क्या, यू नो, देखो आपको ये पता होना चाहिए कि कोस ऑफ आयोटा x इज इक्वल टू कोस ऑफ हाइपरबोलिक x होता है। मतलब आयोटा x डायरेक्ट हाइपरबोलिक के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, देयर इज नो डाउट। तो यहाँ पे हम वही रिजल्ट अप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैंने क्या देखा, मैंने देखा यहाँ से कि कोस हाइपरबोलिक x प्लस आयोटा वाई, तो क्या मैं इसको कोस आयोटा x प्लस आयोटा वाई लिख सकती हूँ, यस लिख सकते हो। तो क्या मैं इसी को आयोटा x माइनस वाई लिख सकती हूँ, बिल्कुल। अब कोस a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, यहाँ पे कुछ नहीं करना। और आपको देखो कोस a माइनस बी का फॉर्मूला होता है कोस a कोस b प्लस में साइन a साइन b, ठीक है। कोस आयोटा एक्स कितना हो जाएगा, कोस हाइपरबोलिक एक्स हो जाएगा कोस वाई। लेकिन साइन आयोटा एक्स में आयोटा बाहर निकल के आ जाता है, साइन हाइपरबोलिक एक्स और साइन वाई। अब देख रहे हो ऐसा ऐसा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका थर्ड वाला ऑप्शन। तो ये करेक्ट हो जाएगा और बाकी के इनकरेक्ट हो जाएंगे। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अब मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। ये कहता है कि अगर tan इनवर्स 1/2 और tan इनवर्स 1/3, एक काम कर लो, फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस में एक्स वाई। क्या मैं इसी को ऐसे कर सकती हूँ क्या, 5 डिवाइड बाई 6 डिवाइड में 5 डिवाइड बाई 6, इसकी वैल्यू कैंसिल आउट होगी, 1 आ गया। अब ये क्या, ये तो tan इनवर्स 1 है, tan इनवर्स 1 की तो वैल्यू π/4 होती है और π/4 होती है। तो थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और बाकी के इनकरेक्ट हो जाएंगे। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अब बात कर लेते हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, ये कहता है कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, देखो जूम करके दिखा देती हूँ। एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है वाई स्क्वायर ई की एक्स वाई स्क्वायर प्लस में 6x dx प्लस में 2x वाई ई की एक्स वाई स्क्वायर माइनस में 4/dy, ठीक है। एक तरीके से ये ना m dx प्लस में n dy की जैसे फॉर्म दे रखी है। तो अगर आपको एग्जैक्ट चेक करना है तो my इज इक्वल टू nx चेक कर लेना, ठीक है। और अगर आपको लीनियर देखनी है और होमोजीनियस देखनी है, आप देखो लीनियर और होमोजीनियस कैसे देखते हैं। होमोजीनियस का मतलब उनकी डिग्री सेम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे 2 है, फिर एक्सपोनेंशियल यूज हो गया, अब यहाँ पे 1 डिग्री है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये होमोजीनियस तो है नहीं, तो इसका मतलब ये नॉन होमोजीनियस हो जाएगी। अब और पॉइंट, अब लीनियर है कि नॉन लीनियर है, अब उसको कैसे चेक करेंगे। एक काम करो, देखो जब मैं इस dx को यहाँ से हटाऊंगी तो इसके डिवाइड में आएगा, और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि y और dy/dx मल्टीप्लाई है ना, और लीनियर में तो ऐसा होता ही नहीं है कि डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो जाए, नहीं होता ना। तो इसका मतलब ये लीनियर भी नहीं होगी, ये क्या हो जाएगी, नॉन लीनियर हो जाएगी,
ठीक है। अब एक काम रह गया आपका एग्जैक्ट चेक करना। अगर एम वाई इज इक्वल टू एन एक्स की कंडीशन होल्ड होती है तो मैं उसको क्या बोलती हूँ, एग्जैक्ट बोलती हूँ। ऑफकोर्स यस एग्जैक्ट बोलते हैं। तो करोगे आप, बताओ जल्दी से, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा दैट विल बी इक्वल टू द नॉन लीनियर, नॉन होमोजीनियस और एग्जैक्ट। अब एग्जैक्ट होगा कि नहीं होगा, चलो लेट वी चेक एग्जैक्ट होगा कि नहीं होगा। देखो ये आपको m दिख रहा है, एक काम करो m का y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो। करोगे तो आपको मिलेगा 2y e की एक्स वाई स्क्वेयर प्लस में अभी y स्क्वेयर को एज इट इज रहने दो, 2xy e की एक्स वाई स्क्वेयर हो जाएगा, ठीक है। अब nx निकाल लो, nx कैसे आएगा, अब nx ये रहा आपका 2xy e की एक्स वाई स्क्वेयर, दिख रहा है ना, 2xy e की एक्स वाई स्क्वेयर। तो 2y e की एक्स वाई स्क्वेयर तो एज इट इज आ गया। अब इसका तो x के रिस्पेक्ट में 0 होगा, अब एक बार और हो जाएगा। अभी 2xy तो एज इट इज है, अभी e की एक्स वाई स्क्वेयर और x के साथ जो कोफिशिएंट है वो आगे आ गया, दिख रहा है। ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब अगर दोनों इक्वल है तो ये इक्वेशन कैसी हो जाएगी, एग्जैक्ट हो जाएगी, और यहाँ से आपका थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। तो क्वेश्चन नंबर 17 को रीड कर लेते हैं। सबसे पहले क्या दे रखा है, कहता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताना है आपको, किसका, इसका dx बाई डी वाई प्लस में 3x बाई वाई इज इक्वल टू 1 बाई वाई स्क्वायर। ये क्या दे रखी है आपको, एक स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखी है। कैसी स्टैंडर्ड फॉर्म है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसकी फॉर्म ऐसी ही तो होती है dx बाई डी वाई प्लस में फंक्शन ऑफ y इंटू में x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y। दिख रहा है, बिल्कुल सेम फॉर्म है। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की इंटीग्रेशन पी वाई इंटू में डी वाई करके निकलता है, तो निकाल देंगे e की इंटीग्रेशन 3 बाई में y डी वाई करके क्या आ जाएगा, e की 3 log y आ जाएगा, और यहाँ से क्या हो गया, y क्यूब हो गया। अब y क्यूब हो गया तो देखो ऑप्शन में ये रहा, बाकी के क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। आप देखो क्वेश्चन नंबर 18 कर लेते हैं, जो कि क्या कहता है, कहता है द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दे रखी है आपकी, y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस में पी स्क्वेयर दे रखी है, ठीक है। आपको दिख रहा है कैसी इक्वेशन है ये, दैट इज द क्लैरेट इक्वेशन। डायरेक्ट दिख रहा है कि मैम ये तो क्लैरेट इक्वेशन है, तो y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस में सी स्क्वेयर, तो ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये इसका सॉल्यूशन होता है कि जब कभी भी क्लैरेट इक्वेशन होती है तो उसमें हम p को c में पुट कर देते हैं, और क्लैरेट इक्वेशन की अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म समझना चाहते हो तो वो होती है y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस में सम फंक्शन ऑफ p। ये होती है क्लैरेट इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं किसकी ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी निकालनी है आपको, किसकी निकालनी है, r इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस में साइन थीटा। अब जिस बच्चे ने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, और एलजेब्रा, जैसे अब एलजेब्रा भी कई तरीके का है, लीनियर एलजेब्रा भी है, मॉडर्न एलजेब्रा भी है, और ग्रुप थ्योरी भी एलजेब्रा का ही पोर्शन है, मॉडर्न एलजेब्रा का ही पोर्शन होता है वो भी। तो जिन्होंने ये अच्छे से कर रखी है ना, तो आप ये लगा के चलो कि आप इनके 5 क्वेश्चन आप कर सकते हो। देखो अगर 5 क्वेश्चन आपने लीनियर एलजेब्रा से कर दिए, 5 क्वेश्चन आपने सिंपल एलजेब्रा से किए, 5 क्वेश्चन आपने ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी यानी कि मॉडर्न एलजेब्रा से किए, 5 क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से किए, 5 क्वेश्चन रियल एनालिसिस से किए, 5 क्वेश्चन आपने सीक्वेंस सीरीज से कर सकते हो आप ये क्वेश्चन, तो मैं मान के चल रही हूँ, ठीक है। 5 क्वेश्चन आपने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से किए, 5 क्वेश्चन आपने पीडी से किए, और 5 क्वेश्चन जो आपके कैलकुलस के आते हैं वो भी बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो भी अगर आप काउंट करते हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और भी बहुत ऐसे इजी से सब्जेक्ट है आपके, वेक्टर कैलकुलस से भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो भी आप ना मिनिमम टू मिनिमम 60 to 65 नंबर तो स्कोर कर ही सकते हो। अगर आप इतने भी क्वेश्चन कर लेते हो ना तो आपका एमडीयू में इजीली हो जाएगा, आई एम श्योर आप कर सकते हो, ठीक है। चलो जी, अब बात करते हैं किसकी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की। और मैं तो हूँ ना, अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो एक काम कीजिए, मेरी बायो में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, मेरे नाम से ही टेलीग्राम का लिंक है 2101 रेनू वशिष्ठ मैथमेटिक्स के नाम से, ठीक है। तो ये टेलीग्राम पे सर्च कर लेना, या फिर मैं आपको लिंक कॉपी करके दे दूंगी, तो आप यहाँ से इस चैनल को जो है ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आपको ये इसी जो पेपर मैंने करवाया है इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आती है देन आप वहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है जी। चलो, तो थोड़े से ही क्वेश्चन रह गए हैं, जल्दी से कर लेते हैं।
बात करते हैं ऑर्थोगोनल ट्राजेक्ट्री निकालनी है किसकी, r इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस में साइन थीटा की। तो ये कैसे निकाल लेंगे, ऑर्थोगोनल ट्राजेक्ट्री निकालने के लिए बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट होता है, देखो ध्यान से, r इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस में साइन थीटा की निकालनी है। एक काम करो, dr बाई डी थीटा ले लो, या फिर उससे पहले डू वन थिंग, dr बाई डी थीटा मत लो, आपको ईजी बनाने के लिए बता रही हूँ मैं, log r ले लो दोनों तरफ, तो आपको मिलेगा log a प्लस में log ऑफ 1 प्लस में साइन थीटा, ठीक है। अब ये क्या आ जाएगा आपका 1 बाई में r dr बाई में d थीटा हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये 1 डिवाइड बाई 1 प्लस में साइन थीटा इंटू में कोस थीटा हो जाएगा। अभी 1 बाई आर स्क्वेयर, अब इसको माइनस, अब 1 बाई आर है ना कि आर स्क्वेयर, देखो माइनस 1 बाई आर है, यहाँ पे आर स्क्वेयर डी थीटा बाई डी आर से रिप्लेस हो जाएगा, और ये हो जाएगा कोस थीटा डिवाइड बाई में 1 प्लस साइन थीटा है कि माइनस साइन थीटा, देख लो जरा, प्लस साइन थीटा है, ठीक है। तो 1 प्लस में साइन थीटा यहाँ पे मैंने लिख दिया, देखो जल्दी से आर कैंसिल आउट हो रहे हैं, माइनस में आर डी थीटा बाई में डी आर इज इक्वल टू कोस थीटा डिवाइड बाई में 1 प्लस में साइन थीटा है, ठीक है। इसको आप कैसे कर सकते हो, डू वन थिंग, 1 प्लस साइन थीटा को इधर लेके आओ, यहाँ पे कोस थीटा रखो, ठीक है, यहाँ पे डी थीटा हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 1 बाई आर डी आर हो जाएगा। अभी दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, अब ये तो क्या आ जाएगा आपका माइनस log r प्लस में आपका हो जाएगा log c, ठीक है। इसी को क्या मैं और ज़्यादा इवेल्युएट करके ऐसे लिख सकती हूँ क्या, log ऑफ c बाई आर, बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे कि 1 प्लस में साइन थीटा है ना, तो दोनों तरफ ना 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करा दो, कोस थीटा 1 माइनस में साइन थीटा। अब ये क्या होता है, ये तो कोस स्क्वेयर थीटा होता है, अब इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कोस थीटा डिवाइड बाई में 1 माइनस में साइन थीटा, इंटीग्रेशन है डी थीटा इज इक्वल टू log ऑफ c बाई में r है। अब आपको दिख रहा है कि इसका डेरिवेटिव ऊपर है, अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई करा देती हूँ तो इसका डेरिवेटिव इसके ऊपर है ना, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ क्या, माइनस log 1 माइनस में साइन थीटा इज इक्वल टू log ऑफ c बाई में r। Can I write it is like this? Of course yes, लिख सकती हूँ। तो log of 1 डिवाइड बाई 1 माइनस में साइन थीटा इज इक्वल टू log ऑफ c बाई में r। अब इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो r इज इक्वल टू इसको कोई कांस्टेंट और मान लेंगे, कोई c डैश मान लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस में साइन थीटा। ये क्या आ गई आपकी ऑर्थोगोनल ट्राजेक्ट्री। क्लियर हो गया पॉइंट, पता चल गया कि ऑर्थोगोनल ट्राजेक्ट्री कैसे निकालते हैं। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, बाकी के क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है किसका, साइन 3x का निकालना है, डी स्क्वेयर माइनस 4 है, बहुत ही आसान है, साइन 3x डिवाइड बाई में डी स्क्वेयर माइनस में 4 कर दो, डी स्क्वेयर की वैल्यू -9 होगी, -9 होगी तो ये हो जाएगा -1 बाई में 13 साइन 3x। अब देखो इन्होंने यही पूछा है कि बस पर्टिकुलर इंटीग्रल, ना कि पर्टिकुलर इंटीग्रल की किसी पॉइंट पे वैल्यू, तो ना तो ये होगी ना ये होगी ना ये होगी, नन ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, आई क्रॉस जे क्रॉस के की। अरे बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कैसे, जे क्रॉस के, देखो आपको पता होना चाहिए ये आपका आई है, ये आपका जे है, ये आपका के, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं ये, कैसे, ये आई, ये जे, ये के, तो जे क्रॉस के है, देखो जे क्रॉस के है तो क्या देगा आई, और आई क्रॉस आई तो क्या होता है आपका 0 होता है। अरे मैम बहुत ही इजी था ये तो, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे वैल्यू निकालनी है, कर्ल ऑफ जी, एक्चुअली ये ना सी जी होता है, कर्ल ऑफ जी। तो एक ट्रिक है आपको याद करने की, मैं बता दे रही हूँ। देखो एक होता है डी सी, एक होता है सी जी, एक होता है डी जी। अब इनका क्या मीनिंग होता है, देखो डी सी का मतलब होता है डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल, ऐसे डाइवर्जेंस आएगा फिर कर्ल आएगा, ठीक है, किसी भी फंक्शन का। तो डीसी देखो डायरेक्ट करंट होता है, करंट दो तरीके का होता है, एक डीसी और एक एसी, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट। हमारे घरों में अल्टरनेटिंग करंट आता है, लेकिन जो डीसी होता है ना डायरेक्ट करंट आता है। अगर कभी एकदम से डायरेक्ट करंट आता है ना, तो हमारे घर के जितने भी स्विच वगैरह होते हैं ना वो सारे जो है ना फ्यूज हो जाते हैं, एकदम से लाइट फ्यूज हो जाती है। तो डायरेक्ट करंट ना बहुत डेंजरस होता है, तो इसलिए याद रखना कि डीसी ना आदमी को मार देता है, तो डीसी हमेशा 0 कर देता है किसी भी चीज को। सिमिलरली जो सीजी होता है वो भी 0 कर देता है। सीजी का मतलब क्या है, कर्ल और उसके बाद ग्रेडियंट, ठीक है। और डीजी का मतलब क्या है कि भाई पहले डाइवर्जेंस और उसके बाद ग्रेडियंट, तो ये क्या हो जाएगा, ये डेल स्क्वायर एफ हो जाएगा, ठीक है। इतना पॉइंट क्लियर हो गया आप सभी को। अब देखो यहाँ पे पूछा क्या गया है, सीजी पूछा गया है, तो ये तो डायरेक्ट ही 0 होगा, इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, ये तो हमें निकालने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अब कुछ बच्चे यहाँ पे निकाल लेंगे, लेकिन अगर आपको रिजल्ट पता होगा तो आप इजीली कर सकते हो, और यहीं पर आप बाकी बच्चों से आगे निकल सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे गिवन है द ग्रेडियंट ऑफ
एक्स प्लस वाई माइनस जेड इंटू में डी आर वैक्टर है और इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक आपको ये इंटीग्रेशन निकालना है। इसके ना बच्चे दो तरीके हैं निकालने के। कैसे? अब देखो आपको निकालना है क्या, ग्रेडियंट निकालना है एक्स प्लस में वाई माइनस में जेड, डॉट इसका ग्रेडियंट निकालना है, डॉट में करना है डी आर वैक्टर, और पॉइंट दे रखा है आपको 0 1 -1 से लेकर के 1 to 0 तक। ठीक है, 1 to 0 तक। अब इस क्वेश्चन में मिस्टेक दे रखी है आपकी यहाँ पर। कैसे मिस्टेक दे रखी है, देखो देखते हैं। देखो एक तरीका तो हमने ये लिया कि सिंस हमें पता है कि अगर हमारे पास ऐसा कुछ हो ग्रेडियंट फाई डॉट डी आर हो तो एक फॉर्मूला होता है कि वो डी फाई में कन्वर्ट हो जाता है, कि जहाँ पे फाई हमारा स्केलर फंक्शन होता है। ठीक है, अब देखो डी से इंटीग्रेशन कैंसिल आउट हो रहा है ना, हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्या बचेगा फाई। अब अगर आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं तो आप यहाँ पे इनिशियल पॉइंट डाल सकते हो और यहाँ पे फाइनल पॉइंट डाल सकते हो। तो इसका मतलब ये वाला जो आएगा आपका, ये क्या आ जाएगा, डी ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस जेड। अब डी से तो कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन आपको इसकी वैल्यू निकालनी है तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे, तो फाइनल आपका 1 to 0 है। तो एक काम करो, 1 करो, 2 करो, माइनस में 0 करो। ठीक है, माइनस में अब ये वाले पॉइंट डाल दो, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक है, 1 + 2 3 हो गया, माइनस में 2, तो कितना आ गया, 1 आ गया। लेकिन 1 आपके ऑप्शन में दे ही नहीं रखा कहीं पे, तो आप ये सोचोगे कि नॉट ऑब्टेनेबल। अब देखो नॉट ऑब्टेनेबल तो है नहीं, तो या तो कुछ मिस्टेक हुई है इनसे। तो क्वेश्चन में क्या आना चाहिए, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। या तो इनको देना चाहिए था x + y + z, ठीक है, या फिर इनको देना चाहिए था ये वाला जो पॉइंट है ना, ये 0 1 1 देना चाहिए था। देखो या तो ये इसको ऐसे दे देते, या तो इसको ऐसे दे देते, मतलब इस क्वेश्चन में मिस्टेक है। और आंसर की में इसका करेक्ट आंसर 3 दे रखा है। तो अगर 3 कब आता है, 3 जब आता है जब हम या तो इसको कंसीडर करते हैं या तो इसको, मतलब आइदर दिस और दिस। ठीक है, लेकिन अब जो स्टेटमेंट दे रखी है हम तो उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इसका आंसर देख रहे हो आप, 1 आएगा। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, ओके। अब बात करते हैं किसकी, अब लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हैं आपके। ठीक है, उसके बाद बाकी की आपको सेकंड क्लास में मिलेंगे 26 से लेकर के 50 तक। अब देखो द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द सरफेस, दिख रहा है आपको। इन्होंने बोला है ये सरफेस दे रखी है, इस सरफेस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है आपको, और इस पॉइंट पे उसका मैग्नीट्यूड हमें बताना है। तो सीधी सी बात है, किसी भी सरफेस पर परपेंडिकुलर मतलब इसका क्या मतलब होता है, इसका तो मतलब सीधा सा है कि हमें ग्रेडियंट निकालना है। तो सरफेस लिख लो कि x² प्लस में 2y² प्लस में ऑफकोर्स यस z² माइनस 7 इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 0। तो एक काम करो कि 2xi प्लस में 4yj प्लस में 2z k। इज दैट पॉइंट क्लियर और नॉट? अब देखो पॉइंट क्या दे रखा है, 1 -1 और 2 दे रखा है, तो यहाँ पे 1 डाल दिया तो ये हो गया। अब -1 दे रखा है तो 4j और फिर से 2 दे रखा है तो 4k। डू वन थिंग कि इसका आपको क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। अब ये आ गया ना आपका वेक्टर आ गया, अब ये परपेंडिकुलर वेक्टर, इसी का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 4 + में 16 + में 16 हो जाएगा। 32 + में 4 36 होता है, और इसका तो √6 होता है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 4th ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, बाकी के इनकरेक्ट हो जाएंगे। बोलो जल्दी से, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 पे बढ़ते हैं, जो कि कहते हैं द वैल्यू ऑफ द लैम्डा सो दैट इट इज सोलेनोइडल वेक्टर। तो अगर आपको ये पता है ना कि सोलेनोइडल वेक्टर क्या होता है, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। तो सोलेनोइडल वेक्टर एक ऐसे वेक्टर को सोलेनोइडल बोलते हैं अगर उसका डाइवर्जेंस 0 है। तो इस वेक्टर का डाइवर्जेंस निकालोगे तो 1 आएगा, प्लस में 1 आएगा, प्लस में लैम्डा आएगा, इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो लैम्डा की वैल्यू -2 होगी, और लैम्डा की वैल्यू -2, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और बाकी के ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे। तो आज की क्लास को हम फिनिश करते हैं यहीं पे। आपको कोई भी क्वेरी हो मुझे टेलीग्राम लिंक पे मैसेज कर देना बच्चों, और अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, आपको समझ आ रहा है अच्छे से, तो प्लीज़ सब्सक्राइब मी एंड फॉलो मी। और अगर कोई भी डाउट क्वेरी कुछ भी होता है आपको, तो आप यहीं पे मुझसे मैसेज कर सकते हो, या फिर मेरी वीडियो के नीचे आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय। एक सेकेंड सुनो, पहले एक बात और बतानी है आप सबको। आपका जो एंट्रेंस होने वाला है अब इस बार का, उस एंट्रेंस से पहले आई विल ट्राई
कि मैं आपके अब जैसे 2019 का सबसे पहला करेंगे, ठीक है। उसके बाद बाकी की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर होंगे, आई विल ट्राई टू कंप्लीट 4 क्वेश्चन पेपर इन द रिमेनिंग डेज, ठीक है। और आप सबको इनकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सो प्लीज़ बी कंटिन्यू इन योर क्लासेस, बी रेगुलर। कोई भी पॉइंट, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो आपको ये पॉइंट लिख लेना है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, क्योंकि क्या पता कि इस बार भी चेंज करके ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है। और तो और कई बार ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी का क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है, ठीक है। रैंक का क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है। अभी तो ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी आई नहीं है ना, अभी तो हमने कुछ ही पोर्शन किया है, कैलकुलस का पोर्शन किया है, या फिर अच्छा कुछ एक पोर्शन है जिसमें आप ये कहते हो कि मैम हमें नहीं आते। फॉर एग्जाम्पल आपको स्टैटिक कम आता होगा, मैं मानती हूँ। आपको डायनेमिक्स के क्वेश्चन कम आएंगे, ठीक है जी, ये भी मुझे पता है। और बताओ, और मैम हमें न्यूमेरिकल एनालिसिस के क्वेश्चन भी कम ही होते हैं, नहीं सॉल्व होते, या फिर स्पेशल फंक्शन और इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चन कुछ हो जाते हैं, कुछ नहीं होते। एम आई राइट और रॉन्ग? एंड द नेक्स्ट वन इज व्हाट, अब न्यूमेरिकल एनालिसिस तो हो जाएगा मैम, एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हो रहा है, उसके भी क्वेश्चन कम ही होते हैं। तो इनके क्वेश्चंस करने का आपको कुछ तरीका बताऊंगी कि आपको क्या क्या करना है, कौन कौन से पर्टिकुलर टॉपिक करने हैं। और अगर फिर भी आपको क्वेश्चन नहीं आता तो भी आपको गैस कैसे करके आना है पेपर में। कम से कम अगर 5 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट से हैं और उसमें से आप गैसिंग करके आते हो, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आपके 2 से लेकर के 3 से लेकर के 4, या फिर मैक्सिमम टू मैक्सिमम बोलूँ तो मैं 2 से लेकर के 3 क्वेश्चन तो आपके 100% करेक्ट होंगे ही होंगे, ठीक है। मोस्टली केसेस के अंदर 3 क्वेश्चन करेक्ट हो जाते हैं गैसिंग के अंदर भी, लेकिन वो गैसिंग भी आपको प्रॉपरली करनी है, ठीक है। तो ये सभी बातें आप आने वाली क्लासेस में आपको पता चलेंगी। होप सो कि आपको क्लास अच्छी लगी हो। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लासेस में। टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।